हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते तो जानना स्टार्ट कर लीजिए। मैं सीपीसी का आप लोगों का बहुत ब्रीफ अप लेक्चर लेने वाली हूँ। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब हिंड्रेंस आती है ना, तभी तो हम बोलते हैं ना कि तब हम पढ़ते हैं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा डे 1 है और मैं ऑर्डर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेट मी बिगिन विद द ऑर्डर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स होंगे ये एक्सेप्ट फ्राइडे एवरीडे होंगे। तो दिस लेक्चर विल नॉट बी ओनली ऑन फ्राइडे। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं सैटरडे संडे को पूरा सीपीसी आपको लाइव लेके खत्म करके दूंगी। आई बेट यू ऑल कि 51 ऑर्डर्स आपको यूं समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर नंबर 1। अब वादी कौन होता है? जैसे मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज अ वादी, है ना। वादी कौन, प्रतिवादी कौन? वादी, प्रतिवादी। ये हमारा दुश्मन है क्या? हाँ है। तो ये जो वादी है, जो कि मैं आपको बताऊं कि जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है लॉ सूट में, ठीक है, जिसे हम वाद पत्र कहते हैं, केस कहते हैं हिंदी में। सॉरी, वाद पत्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं केस, सूट। ये सूट कौन सा सूट है? वही वाद पत्र, वही केस जो आप कोर्ट में ले जाओगे, है ना। देखिए अब ये प्लेंटिफ क्या करता है ना, कोर्ट से रेमेडी मांगने आता है। रेमेडी का मतलब क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवाई दो, बुखार है, जो भी प्रॉब्लम है, तो ये कोर्ट से मांगने आते हैं, ठीक है। बाय डूइंग द प्लेंट सीक्स अ लीगल रेमेडी। अभी देखो, लीगल रेमेडी का मतलब यही होता है ना कि वादी को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, इसलिए तो वो कोर्ट गया है ना। और मैं आपसे कहूं कि आप वकील हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप जो भी हैं, लॉ तो पता करना ही पड़ता है। लॉ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अ पर्सन बीइंग सूड, SUED। ये बाबू जो सूड है, ये कौन सा सूड है? हाँ, सूड करदा, नो, दिस सूड इज वो सूड जो वादी प्रतिवादी को अटैक करता है ना, यानी केस करता है। आप लोगों को तो ये पता होगा कि पुलिस आती है तो हम लोग जेल जाते हैं, तो जब वादी आता है तो प्रतिवादी को पैसा भरना पड़ता है। ये सारा गेम उसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर्स। अब मैं आपको ये स्पेशल फीचर्स बताती हूं कि ये जो स्पेशल फीचर्स है भाई, ये कौन से स्पेशल फीचर्स है। ये एक प्रोसीजर लॉ है और सब्सटेंसिव लॉ है। तो प्रोसीजर लॉ जो है, आपको मैं बताऊं कि जो प्रोसीजर होता है वो तो सीआरपीसी में भी होता है ना। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, पार्टनरशिप देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखिए, ये सब प्रोसीजर लॉ है और ये सीपीसी के साथ में होते हैं। हम साथ साथ है किसके? सीपीसी के। कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट में है। कैसे है? हमारे पार्टनरशिप में है। कैसे है? गुड्स और सेल्स एक्ट में है। हम छोड़ देंगे, लेकिन सीपीसी और इनका जो नाता है वो टूटेगा नहीं, ठीक है। एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ाए होंगे एविडेंस एक्ट, लेकिन एविडेंस एक्ट कोर्ट की नजर से किसने नहीं पढ़ाया होगा कि कोर्ट किस दृष्टिकोण से देखता है, कोर्ट चाहता क्या है। उसके बाद में वेयर एज द लेटर प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर द एनफोर्समेंट। अब देखो आप लोगों को ये जो पिक्चर दिख रही है ना, हाँ, एक नया कानून बनने वाला है, एक नई पिक्चर बनने वाली है ना, भारतीय न्याय संहिता। तो सीपीसी में कुछ नहीं हो रहा। सीपीसी को ये चेंज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे यार? सीपीसी को बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ती हूं। इसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब है पीछे वालों को मदद। हाँ, कैसे? रेट्रोस्पेक्टिव, जो पर्सन कोई क्राइम करता है, देखो सीपीसी के साथ में सीआरपीसी कैसे खड़ा है उसके साथ, नहीं छोड़ूंगा, मत छोड़ना, मत छोड़ना। तो which was held to be punished offense, it's a punishable offense। क्योंकि देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर ऐसा कुछ होता है, it would be applicable to
एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, एक है प्रोस्पेक्टिव, तो मैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टिव की तरफ ले जाती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर आप ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव का एक ही मतलब है, एक ही इशारा है, अभी का अभी, यहाँ का यहाँ, ठीक है, सॉरी मेरी भाषा में निकल रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये डॉक्ट्रिन है। जब मैं आपको डॉक्ट्रिन के बारे में बताऊंगी ना, तब मैं आपको इसके पास लेके आऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी मुझे आपको बारीकियां बतानी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सीपीसी है, ये जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, एक बात मैं आपसे बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, व्हेन डील्स विद अ सिविल मैटर, वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज का काम क्या होता है। मैं बताऊं, अपील। डिस्ट्रिक्ट जज का क्या काम होता है? अपील, अपील, अपील। तो सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट जज होता है क्या? मुझे आप बताइएगा कहां होता है डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने तो आपको बता दिया सीपीसी के, तो सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट जज होता है या डिस्ट्रिक्ट, बताइएगा। चलिए, scope of applicability, the court applies to the procedure to all courts of judicature, but direct, special and local law। बहुत कंफ्यूजन होता है स्पेशल लॉ क्या है और लोकल लॉ क्या है। अगर आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से पूछोगे ना, स्पेशल स्पेशल होता है, लोकल लोकल होता है ना, यही जवाब मिलता है, ये भी आम बात है। तो स्पेशल वो लॉ होता है, स्पेशली उस लॉ को इसलिए बनाया गया है। लोकल लॉ में आप देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र का एक वेरी सेट ऑफ एग्जांपल देती हूं। स्पेशल लॉ में हमारे लिए अब जो नए लॉज आ रहे हैं, स्पेशली आप देखो कि जब रेप होता है तो पहले रेप को लेकर इतना सीरियसनेस था क्या? 2013 से लेकर ये लोग काफी हद तक सीरियस हो गए, क्योंकि क्राइम रेट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Now, these are certain cases, इस फॉलोइंग केसेस में स्पेशल और लोकल लॉ डिस्कस किया है मैंने। सावित्री ठाकुरायन वर्सेस सावी, एआईआर 1921 का केस है जो डिस्कस करता है स्पेशल लॉ के बारे में। मोहम्मद अजीम खान वर्सेस मुमताज अली खान, ये डिस्कस करता है हमारा प्यारा सा प्यारा लोकल लॉ के बारे में। एक्सटेंशन अभी जेएनके को लेकर तो एक्सटेंशन हो ही गई है, क्यों नहीं पता आप लोगों को यार। 2000 जो हम लोगों का 19 आया, जब हम लोग कोविड में मर रहे थे, बच गए ना? हाँ बच गए, हर्ष। तो उसी समय की ये बात है, क्योंकि ये जो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को लेकर ये एक्सटेंशन हम लोग आईपीसी में जो पढ़ते हैं, वो बात को लेकर सीपीसी का भी एक्सटेंशन बताया और मेंशन किया गया है उनको सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को, मैंने ऑर्डर 1 आपको पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए ना, देख लीजिए। ओके चलिए ना, ये जो है यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? क्या ही दिख रहा होगा ना जब तक बताऊंगी नहीं तो क्या दिखेगा। चलिए कोई ना कोई ना कोई ना, ये है हमारा अपील। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी केस हारते हो, खत्म होता है, केस डिसमिस, केस डिसमिस। इसके बाद आती है अपील, जो ऑर्डर 1 में हमने देखा। पार्टीज कौन है, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, कौन आता है, नेसेसरी पार्टी कौन है, मिसजॉइंडर क्या है, प्रॉपर क्या है, वहां देख के आए हो आप लोग। ठीक है, केस डिसमिस। तो आप कहां जाओगे? गोइंग टू गो इन वेयर? अपील, अपील, अपील। तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, जो आप ऑर्डर नंबर 41 में पढ़ेंगे। अब ये कौन सी ओरिजिनल डिग्री है, कौन सी डिग्री है? जब केस डिसमिस होता है तो डिग्री पास होती है। दिखाऊंगी क्या है डिग्री, डोंट वरी, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद में हम जाएंगे कि अपील फ्रॉम एपेलेट डिग्री, जो कि 100 से लेके ये है सेकेंड अपील, वो है फर्स्ट अपील, ये है सेकेंड अपील, जो किस में पढ़ेंगे? ऑर्डर नंबर 42। यहीं से देख लो, यहां पे देख लिया तो आगे चल के ये जो वर्ड्स है ना,
ऐसे लग रहा है भारी भारी है, भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए बोल रही हूँ यहां से सीखो। आप लोगों को सब सेक्शन से सिखाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, छोड़ो ये सेक्शन, इससे पढ़ो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप जाएंगे जैसे कि अपील फ्रॉम ऑर्डर, जो कि सेक्शन 100 से लेकर 106 तक आता है, और ऑर्डर नंबर 43। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर प्लस सेक्शन चल रहा है। क्यों पढ़े सेक्शन जब ऑर्डर नहीं है? प्रोविजंस पता होंगे तो केस लड़ोगे, प्रोविजंस पता होंगे तो जज बनोगे, समझ रहे हो। चलो इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। पता है गरीब का कोई नहीं होता, भिखारी का कोई नहीं होता, फकीर कोई नहीं होता। ये लोगों जब बाजू से चले जाए ना, ऐसे लगता है हम साइड हो जाए। क्यों? तुम पैसे वाले हो ना, हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं, हम हाथ जोड़ते हैं कोर्ट के सामने, तो भी इनकी अपील एडमिट होती है क्या? बिना पैसे के। ये सारा सीपीसी मनी पे चलता है, ये अपील क्या मनी पे नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? कोर्ट फी भर के आए हो, अपील में भी तो पैसा भरना पड़ेगा ना। फ्री फंड में तो आप लोगों को अपने रिश्तेदार नहीं पूछते, कोर्ट क्यों पूछेगा, है डायलॉग। चलिए मजाक कर रही हूँ, थोड़ा सा बीच में टाइम पास भी होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि मैम ऐसे ही पढ़ा रही है। उसके बाद में अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जो अपील टू सुप्रीम कोर्ट है, और इसके जनरल प्रोविजंस हैं जो यहाँ रह गए मुझसे, जनरल प्रोविजंस ऑफ अपील हम लोग सेक्शन 107 से लेके 108 तक पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने की जरूरत है क्या जब मैं इसमें इंक्लूडेड दे रही हूँ आप लोगों को? पैकेज है, ले लीजिए मुझसे यार। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट 109 से 112। तो अपील का मतलब होता है कोर्ट से हम अपील लगाते हैं, सर जी, साहब जी, प्लीज जी मेरी बात मान लो, मुझे केस जिता दो, ये है अपील। ओरिजिनल डिक्री की बात कहूं मैं, जो डिक्री पास होती है ना, तो एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जेडी, जजमेंट डेटर। ये जो है ना, आप सीधा ऑर्डर नंबर 21 में पढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर 21 हाथी है, हाथी, बाकी सब प्यादे हैं, बाकी सबको आप उड़ाओगे। ऑर्डर 21 को मास्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं। मेरा तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लीजिए कभी टाइम मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आप बोलेंगे कि मैम अपील के तरफ तो आप हमें ले गए, ठीक है, मैं आपको बड़े बड़े टॉपिक्स क्यों डिस्कस करूं? आप बोलेंगे कि सीपीसी का हमको एबीसीडी मालूम नहीं, तुम डायरेक्टली हमको XYZ से क्यों सिखा दो? यही तो ट्रिक है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बड़ा धमाका करूंगी तो छोटे धमाके में जैसा मजा आएगा, चलिए ना, रिव्यू, आई एम सॉरी, इट्स रिव्यू। रिव्यू जो है, मैं चेंज कर लेती हूं। रिव्यू जो है, अब जो अपील में आप गए थे ना, उससे पहले रिव्यू होता है क्या? हाँ, अपील में तो आप गए, उससे पहले रिव्यू होता है। यस यस यस। रिव्यू का मतलब क्या होता है? जज साहब से गलती हो गई, हाँ हो गई, हो तो गई, तो अब क्या करूं? रिव्यू जो है आप उसे सेक्शन नंबर 114 में पढ़ेंगे, ऑर्डर नंबर 47 में पढ़ेंगे। आप मुझे एक बात कहनी है आपसे, रिव्यू का मतलब होता क्या है? रिव्यू है ना, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे टीवी शोज देखे होंगे जिसमें रिव्यू का वर्ड सुनाई देता है, रिव्यू लेंगे, है ना। यानी अगर कोई जज साहब है ना, उनसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक को लेकर हम कोर्ट से अर्जी लगाते हैं, जो हालांकि कोई भी केसेस में इतना एक्सेप्ट नहीं होती। अगर मुझसे गलती हो गई, इन लॉ अगर मैंने गलती मान ली, तो फिर बस फिर गलती कैसी रही, है ना। तो उसको हम रिव्यू में पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को जब ऑर्डर ले जाऊंगी तो आपको वो सारी चीजें एकदम ब्लंटली दिखाऊंगी। बस रिव्यू को अगर बोले तो एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि गलती तुमसे हुई, तो तुम इस गलती को सुधारो। लेकिन जजेस बोलते नहीं, इसको लेकर रिव्यू नहीं करते। रिव्यू के बाद में हमारे पास, रिव्यू में जाने के बाद में आप देखो कि ये जो डिक्री और ऑर्डर की बात कही गई है
कि लिमिटेशन कितनी होती है अगर रिव्यू लगानी है तो जब सीपीसी आया तो लिमिटेशन तो उसको साथ में लेके आएगा। तो इसको लेकर मैं कहूं तो ये जो है ये रिव्यू जो होती है ये 30 डेज होती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें मैंने 2 नोट्स लगाए हैं। ठीक है, जो ऑर्डर और डिक्री पास होती है, जो ऑर्डर और डिक्री पास होती है वो फाइनल होगी। ठीक है, रिव्यू पिटीशन इज अ डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट, इट कैन आइदर चूज एंटरटेन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ये पूरी कोर्ट की मर्जी होती है एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या उस एप्लीकेशन को उस तरीके से एंटरटेन करना। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात कहूं मैं कि रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर गलती करता है ना तो भी वो एक समझ रखता है कि मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें कर सकता हूं। लेकिन ट्रायल कोर्ट्स जो होते हैं, जो नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, वो बोलते हैं हम क्यों करें, हमसे कोई गलती नहीं हुई, अगर हमसे गलती है तो ऊपर वाले सुधार देंगे। ऐसे करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं झाड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के साथ में जस्टिस करना है और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अब ये जो है मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक डिस्कस करके एंड ओवर करूंगी यहाँ पे। काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसमें 4 काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। ये क्या है, ये वर्ड ज्यूरिसडिक्शन प्रोनाउंस करने आ रहा है क्या, ज्यूरिसडिक्शन। ये ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास उतना पावर है क्या। इससे मैं कहूंगी आपको बहुत अच्छे से और बेसलाइन में एक्सप्लेन करती हूं मैं ये बात कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर। कोर्ट के पास पावर है क्या। ठीक है, कोर्ट के पास पावर है क्या, ज्यूरिसडिक्शन है क्या। क्या कोर्ट हमारे केस को सुन सकता है और उसके ऊपर डिसीजन दे सकता है या फिर कोर्ट को पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारा जो है ये एक लॉयर को मालूम होना चाहिए क्योंकि इसमें क्लाइंट का कोई रोल नहीं होता है। उसको क्या पता, उसको क्या पता। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैव बीन अलॉटेड with different statutes. For example, a small causes court can try only certain suits such as money suit based on a oral loan or a bond or a promissory note or suit for price of work done. A suit for recovery of price goods supplied but has no jurisdiction to try the specific performance. अब देखो यहाँ पर है ना लिमिटेड एडिशन है। स्मॉल कॉजेस कोर्ट को ये बोला गया कि तेरी जितनी ये है काम करने की उतना ही कर। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है, ओरल लोन के बारे में, बॉन्ड, प्रॉमिसरी नोट, वर्क डन, इतना ही कर सकता है। लेकिन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर इंजंक्शन हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी को हो, तो जो कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो सारी चीजें नहीं कर सकता है। अब ये प्रोबैट क्या होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डाइवोर्स केस क्या होता है। मैं आपको बता दूं प्रोबैट वो होता है जो विल होती है। विल जब रजिस्टर्ड नहीं होती है तो कोर्ट हमें क्या करता है, कोर्ट से जाके हम उस विल को रजिस्टर करवा के आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोबैट। क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है इसको मैं डिटेल बताऊंगी आप लोगों को। डाइवोर्स केस आप लोग जानते ही हैं, तो फॉर मी नॉट टू टेल यू एनीथिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द मैटर यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट को यही कहा गया है कि तुम इतना ही सुन सकते हो, इससे ज्यादा तुम लोगों को सुनना नहीं है। ये सारा सिर्फ मैं आप लोगों को डेमो के जैसे ले रही हूँ। जब हम सेक्शंस के अंदर ऑर्डर्स की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत विस्तार में बताऊंगी। ठीक है, चलिए। लोकल और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ना लोकल और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर अगर मैं कहूँ, कौन सी लोकल और टेरिटोरियल, आपको पता है कि जो लोकल एरियाज होती है, एवरी कोर्ट हैज इट्स लोकल और टेरिटोरियल, बियॉन्ड इट कैन नॉट एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन। अगर मैं एक जज हूं और मैं यहाँ पुणे में रह रही हूँ और मेरे साथ में अगर मैं कहीं बॉम्बे से दूर जाती हूँ, यूपी समझ के लीजिए, मैं एज अ जज यूपी में मेरे साथ क्या होगा, कुछ भी होता है तो वहां पे ज्यूरिसडिक्शन यूपी वाले के पास होगी, पुणे वाले के पास नहीं होगी। मैं खुद जज होके भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात जो यहाँ पे आपको क्लियरली बता दी है। ज्यूरिसडिक्शन these limits are fixed by the government। कि कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि ये सारी की सारी मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको पावर है डिसाइड करने का, रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको क्या बताया था, पता है ना कि सीपीसी का बेस क्या है, एक है मूवेबल
एक है इमूवेबल, ठीक है, एक है मूवेबल, एक है इमूवेबल। चलिए, एक है मूवेबल, एक है इमूवेबल। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रैटेजीज है सिचुएटेड विद इन सिमिलरली हाई कोर्ट ऑफ अ रीजन एग्जांपल महाराष्ट्र, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूं इसीलिए आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र ज्यादा लगेगा। टू डिसाइड द मैटर्स अराइजिंग ऑफ महाराष्ट्र नॉट आउटसाइड, यानी कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया अभी सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी एक्सप्लेन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब लोकेशन का मतलब क्या है कि अगर महाबलेश्वर एज अ हिल स्टेशन में आते हो तो लोकेशन वहां की है, तो आपका जो यूपी वाला बंदा है यूपी वाला डुमका लगा के वो काम तो नहीं कर सकता है ना, तो ये बात यहाँ पे एंड ओवर हो जाती है। चलिए, नाउ पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? पैसा, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ मनी की बात करोगे, ठीक है, जहां पर अमाउंट और वैल्यू आ जाए सब्जेक्ट का। तो जो पेक्यूनरी लिमिट्स होते हैं, कोर्ट हैव अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो नो पेक्यूनरी लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पैसा नहीं भरा कोर्ट में तो कोर्ट आपको खड़े रहने देगी क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, इंडिजिट पर्सन, गरीब भिखारी की भी कोई वैल्यू नहीं होती अगर पैसा नहीं होता है तो ये पैसा का गेम है। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगर एक्सीड करता है, अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जिसको सिर्फ सुनने की 5 लाख रुपए की ये है, तो अगर उसने 6 लाख का मैटर सुना तो यानी उसको नल एंड वॉइड कहा जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? यानी कि नॉट एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, उसका डिसीजन फेल, नो डिसीजन नॉट अलाउड। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल टू एपेलेट जुरिसडिक्शन। अब jurisdiction of a court, original appellate in the exercise of original jurisdiction entertains a original suit while in exercise of its appellate jurisdiction entertains an appeal। example देखिए, यहाँ पर देखिए अब example, the jurisdiction of a court Munshi and the small causes court is only original while the court of a civil judge, district judge and a high court exercise appellate jurisdiction। अब जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं जिन्होंने जजमेंट दी होती है, ठीक है, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना, जिसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर तो नहीं आएगा लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो जिसके पास सिविल पावर्स होते हैं सुनने के लिए, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाएगा जो कि सिविल मैटर्स सुनता होगा, और दूसरा आएगा सिविल कोर्ट जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन है। तो यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी सीनियर डिवीजन वाला ही होगा जो आप लोगों के केसेस को सुनेगा। और अपील का मतलब जो मैंने आपको क्या बताया कि अपील का मतलब यही होता है ना कि जो भी केसेस हार गया तो उसकी वजह से तो अपील में जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था ऊपर की सोचोगे तो आराम से आपको नीचे की समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ डिक्री स्टार्ट होता है। अब मैंने आपको काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन बता दिया, देखिए, जिसमें मैंने आपको छोटा सा ले लेती हूँ रिकैप कि मैंने आप लोगों को आज क्या बताया, एंड ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर 1 बताया मैंने, जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसको लेकर आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद में स्पेशल फीचर्स बताया मैंने आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को साथ में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, और उसमें मैंने नॉन रेट्रोस्पेक्टिव, जो कि मैंने आपको बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे का ध्यान रखता है, प्रोस्पेक्टिव आगे का ध्यान रखता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कहा कि डॉक्ट्रिन है जिसको लेकर मैं आपको ब्रीफ ऑफ एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है, सेशन जज कौन होता है। क्रिमिनल मैटर्स में मैंने आप लोगों को नहीं कहा था, लेकिन अब कह रही हूँ कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो भी होते हैं वो सेशन जज होते हैं। स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये बता दिया था। अपील को डिस्कस किया था मैंने आपको, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जब मैंने अब स्टॉप किया था मैं डिक्री पे आपको ले गई थी, कौन सी डिक्री होती है, किस तरीके की डिक्री होती है। पहले मैंने अपील को क्यों दिखाया, क्योंकि ऑर्डर 1 पीछे ही अपील किया आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको रिव्यू बताया, अगर कोर्ट हमारे साथ में कुछ गलत कर देता है, गलती हो जाती है, तो मान लो ना तुमसे गलती हो गई, पर मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप ऊपर जाइए, ऊपर वाले बैठे हैं ना। जबकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर कोई गलती हो रही है, ठीक है, मिस्टेक मेड ऑन दी अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, वहां पे आ जाता है हमारा रिव्यू। उसके बाद में मैंने रिव्यू को लेकर आपको नोट बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल इन्फोर्स, अगर कोई डिस्क्रिशनरी, ये कोर्ट की मर्जी होती है कि भाई डिस्क्रिशनरी का वर्ड का मतलब ही होता है ये कोर्ट की मर्जी है,
नेक्स्ट काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में लोकल और टेरिटोरियल के बारे में भी डिस्कस किया, जहां रहते हो वहीं का वहीं। पेक्यूनरी का मतलब यही होता है, माल है तो ताल है, पैसे हैं तो कोर्ट आना, वरना हम लोग कोर्ट भी आप लोगों को खड़े नहीं होने देगा। एपेलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अपील में भी तो पैसा भरना पड़ता है ना, वहां पर भी आपको फ्री फंड में तो लिया नहीं जाएगा। उसके बाद में मैंने कहा टाइप्स ऑफ डिक्रीज। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस अस ऑल। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए, आपको जो भी डिफिकल्टी होगी मैं सारा का सारा आपका डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगी। चलिए नमस्ते, बाय बाय ऑल।